हेलो, 25 सितंबर 2020। तो कल ही के आर्टिकल्स जो मैं डिस्कशन कर रहा था, तो उसमें 2 आर्टिकल्स हमारे छोड़ गए थे। ठीक है, तो वो 2 आर्टिकल्स पहले हम डिस्कशन कर लेंगे, फिर उसके बाद आज के आर्टिकल्स अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो वो आर्टिकल्स था कल का पॉलिटिक्स। ठीक है, कि राजनीति का अपराधीकरण राजनीति का अपराधीकरण मीन्स ये आप आर्टिकल कर सकें। तो अभी सिचुएशन क्या है कि हमारे पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव में, राज्यसभा में ओवरऑल टोटल पूरा अगर हम देख लें कि कितने हमारे ऐसे बंदे हैं जो लॉ मेकर हैं और वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, तो 46% हमारे लेजिस्लेटर ऑल अक्रॉस द इंडिया ये क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं। यानी कि कोई ना कोई इनके खिलाफ कोई मर्डर केस, कोई ना कोई मतलब क्रिमिनल ऑफेंसेस के चार्जेस, इनके ऊपर केसेस जो है पेंडिंग है। और अभी तक उससे संबंधित जो कार्रवाइयाँ हैं उनके पर क्लियर नहीं हुआ है, वो बरी नहीं हुए हैं। 46% लेजिस्लेटर का यही हाल है कि वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं। बहुत ही चिंता का विषय है ये। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये कंटिन्यूसली ये कहते रही है पॉलिटिकल पार्टियों को कि आपके पॉलिटिकल पार्टी में जितने भी नेता हैं, सारे के सारे नेताओं को अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर सबके बारे में डिटेल से आप बताएं कि जो उनके ऊपर क्राइम है, जो उनका स्टेटस है, जो उनका एसेट है, जो उनका एक्टिविटीज़ है, जो उन्होंने पहले किया था और जो वो अभी कर रहे हैं। तो इसका फुल इन्फॉर्मेशन ब्यौरा जो है अपने वेबसाइट पर दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की बात को पार्टियां उतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेती। जैसे कि लास्ट वीक ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि टू फॉर्म ए स्पेशल बेंच, हाई कोर्ट को ऑर्डर किया था कि एक स्पेशल बेंच बनाइए जो मॉनिटर करेगी कि पॉलिटिशियन में कितने ऐसे लोग हैं जो क्रिमिनल ऑफेंस में संलिप्त पाए गए हैं और अभी भी उनके ऊपर क्रिमिनल्स चार्ज लगे हुए हैं। तो उनके ऊपर उनको मॉनिटर करें उनको और देखें कि क्रिमिनल्स के जो ऑफेंसेस है, उनके ऊपर केसेस है, वो कहाँ तक पहुँचा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को ये ऑर्डर दिया था एक स्पेशल बेंच बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां इस बात की तरफ बहुत ही कम ध्यान देते हैं। ठीक है, तो इसकी बात करें तो इससे पहले मैं जैसा कि कहा कि सुप्रीम कोर्ट कई बार पॉलिटिकल पार्टी को ऑर्डर दे चुकी है क्रिमिनल कैंडिडेट्स जो उनके हैं उनके विषय में उनके पूरा मेन स्ट्रीम जितना भी है मीडिया में अपलोड करने के लिए कि आप सारा का सारा डिटेल्स अपलोड कर दो, ताकि आम नागरिक ये तय कर सके कि जिस बंदे को वो वोट दे रहा है वो किस ग्राउंड से आता है और उसका ग्राउंड क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में ये हमेशा से सुप्रीम कोर्ट कहते आई है, लेकिन इस पर कार्रवाई बिल्कुल भी ना देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया था कि जितने भी लिस्ट है क्रिमिनल कैंडिडेट के उसके डिटेल्स ब्यौरा दे, उसके स्टेटस के बारे में बताए कि अभी उनका क्या स्टेटस है, अभी वो क्या कर रहे हैं और पहले जो उनके ऊपर जो केसेस था उनका क्या ट्रायल चल रहा है। ये तकरीबन 48 घंटे के अंदर इसको अनाउंस किया जाए और इसको पॉलिटिकल पार्टीज़ पूरे तरीके से इसको बाध्य होगी कि उसको वो इशू करे, पब्लिक डोमेन में इसको इशू किया जाए, रिलीज़ किया जाए, ताकि आम नागरिक इसको देख सकें। पार्टीज हैव टू फाइल कंप्लेंट फॉर पब्लिशिंग criminal candidates detail with the ECI, but the ECI never took action for not filling the such report। अब देखिए पार्टी के ऊपर ये पूरा बाध्य है कि उस पब्लिशिंग करे। मतलब जाहिर सी बात है, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि उसके बारे में 48 घंटे के अंदर इनको पूरी तरीके से अपना ब्यौरा दे कि वो किस बैकग्राउंड से आता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि अपने मेंबर का पूरा ब्यौरा दे। तो अब क्या हो गया कि देखिए ये इसको क्या है, मतलब ये सबसे ज़्यादा मतलब इलेक्शन के टाइम में आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पावर कितना ज़्यादा होता है।
अगर वो ये अगर बाध्य है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और ये पॉलिटिकल पार्टियां अगर नहीं इसको सीरियसली ले रही है या फिर इसको नहीं इम्प्लीमेंट होने दे रही है, तो इसका ये मतलब है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ऐसे जो फॉर्म जो नहीं फिल कर रही है, उसके बारे में डिटेल्स नहीं बता रही है, जो कार्रवाई होनी चाहिए थी पॉलिटिकल पार्टियों पर या उस कैंडिडेट पर, वो कार्रवाइयाँ भी नहीं की गई है। तो ठीक है, ये भी एक ओवरऑल काफ़ी अच्छा खबर नहीं रहा। ठीक है, तो अब इसका प्रभाव क्या, अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग अगर पार्लियामेंट में लेजिस्लेटर में पहुंच जाए तो क्या होगा। देखिए, अक्सर क्या हो जाएगा कि द इलेक्शन कैंपेन्स हैव बिकम ऑब्सेंस। अब इलेक्शन कैंपेन होगा, जो रैलियां होगी, वो उतना प्रोडक्टिव नहीं होगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेने के लिए ही, जैसे हमारे कंट्री में जो जिस तरह से जो होड़ लगती है कि कौन कितना ज़्यादा मतलब पब्लिक को रिझा सके, तो ये चीज़ें के ऊपर ज़्यादा फोकस हो जाता है। डेवलपमेंट के ऊपर, सवालों के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, एम्प्लॉय के ऊपर, ये सब जो बहुत बड़े बड़े इम्पॉर्टेंट इशू होते हैं, उससे क्या होता है, डिस्कशन, चर्चा, और उस पर कोई टॉपिक नहीं बनता है। तो क्रिमिनल्स अगर लॉ मेकर होंगे, आप सोच सकते हो कि क्रिमिनल्स अगर लॉ मेकर होंगे तो पार्लियामेंट का सेशन कितना बुरा होगा। असेंबली का जो असल कार्य है, असल जो मकसद है, वो कितना मीनिंगफुल लेस हो जाएगा। मतलब उसका असल जो मकसद है वो मकसद से डाइवर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो विदाउट लेजिस्लेशन देयर हैज़ बीन द इम्पैक्ट द इक्वालिटी ऑफ बिजनेस इन द हाउस। ठीक है, तो अब दोनों सदनों के जो इम्पैक्ट, जो क्वालिटी है, मतलब जो हेल्दी डिबेट होती है, एक कह ले कि जो डेमोक्रेसी के जो वैल्यू है, सेकुलरिज्म के जो वैल्यू है, और एक तरह का जो देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये सारे की सारी चीज़ें जो क्या है सप्रेस हो जाएगी, और इसको ये ऑटोमेटिक नज़रअंदाज हो जाएगा। द लेजिस्लेचर इज़ ए फेलिंग टू होल्ड द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल। अब जो संविधान के क्या उसूल है, अब क्या है कि क्या उसकी डिमांड है, प्रियम्बल के क्या डिमांड है, और क्या अकाउंटेबिलिटी है, लेजिस्लेचर का क्या अकाउंटेबिलिटी है, जाहिर सी बात है वो इसके विषय में ज़्यादा नहीं जानेंगे और केवल अपने स्वास्थ्य के लिए कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। वे फॉरवर्ड क्या है, फॉरवर्ड ये है कि रिफॉर्म स्टार्ट की जानी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसकी तरफ कदम उठानी चाहिए, इफ़ेक्टिवली देखना चाहिए कि जो भी अगर उनके जो मेंबर्स हैं, अगर वो क्रिमिनल ऑफेंस कर चुके हैं, उनके ऊपर केसेस पेंडिंग है और उनका स्टेटस भी ख़राब है, तो ऐसे लोगों को टिकट नहीं देनी चाहिए और ऐसे लोगों को अपने पार्टी में शामिल नहीं की जानी चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज भी ऐसे लोगों को ही शामिल करते हैं क्योंकि ऐसे लोगों का फेम होता है, मशहूर होते हैं, पैसा होता है, दबंग होते हैं, तो ऐसे लोगों को ही शामिल कर लेते हैं। तो लेकिन करना नहीं चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेनी चाहिए। जो ऐसे लोग हैं, जैसे कि पावर है इलेक्शन कमीशन के पास अंडर 1968 के अंदर जो लॉ है, इसके अंदर पूरे तरीके से अगर चाहे तो इलेक्शन कमीशन एक्शन ले सकती है और ऐसे कैंडिडेट को नॉन वैलिड कर सकती है। तो इलेक्शन कमीशन को भी पूरी ताकत के साथ ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा चाइना रसिया। इंडिया चाइना रसिया मेंस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि इंडिया ने अभी क्या हुआ कि इंडिया का रसिया के साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज था, ये ठीक है, जिसमें कि चाइना भी शायद शामिल था। तो इस मिलिट्री एक्सरसाइज से, चूँकि जिसमें चाइना शामिल था, भारत ने क्या कर लिया, पुश कर लिया, पुल्ड आउट, यानी कि वो साइटिंग कोविड-19 एज एन ऑफिशियल रीजन। लेकिन और भारत ने क्या रीजन क्या बताया कि कोविड की वजह से कावाज यानी कि कावकास 2020 के मिलिट्री एक्सरसाइज में भारत शामिल नहीं हुआ। देखिए, रीजन भारत ने शामिल किया कि किस वजह से जो है हमने मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्ट नहीं लिया जो रसिया में हो रहा था इसमें, जबकि भारत एक हिस्सा था, इस पे पार्ट लिया करता था। और ये मिलिट्री एक्सरसाइज है कावकाज। ठीक है,
तो कोविड-19 का रीजन भारत ने दिया, लेकिन रीजन डायरेक्टली चाइना से हमारा जो टेंशन चल रहा है उसके वजह से हमने क्या किया, इसको जो है पुल आउट किया। रीजन सबसे बड़ा ये है, ना कि कोविड-19 था। बट द सीनो इंडिया बॉर्डर सिचुएशन तो वही रीजन था, ठीक है। तो अब देखेंगे जरा इंडिया और रसिया के रिलेशन क्या है। देखिए, रसिया के और चाइना के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, इसमें नो डाउट। चूँकि रसिया की जो आइडियोलॉजी है, चाइना की जो आइडियोलॉजी है, दोनों सेम है। जबकि इंडिया रसिया का बहुत ही पुराना साथी रहा है, यूएसएसआर के दौर से ही हमारा रिश्ता रसिया के साथ काफ़ी अच्छा रहा है। तो ये दो बातें हैं। तो अभी हमारे साथ रसिया के साथ हमारा कैसा रिश्ता है, थोड़ा सा ये देख लेंगे चाइना के मुकाबले में। द डिसीजन कुड बी रिजल्ट ऑफ द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ द डिस्ट्रॉइंग इंडिया चाइना रिलेशन ऑन द इंडिया रसिया पार्टनरशिप। अब जाहिर सी बात है कि जो चाइना और रसिया का जो रिश्ते हैं, उस रिश्ते के वजह से इंडिया और रसिया के पार्टनरशिप के बीच में जाहिर सी बात है कि भारत को चुनौतियां ज़्यादा होगी। चूँकि काफ़ी सारी चीज़ों में जो है रसिया और चाइना कॉमन है, जबकि इंडिया और रसिया अभी कॉमन नहीं है। अभी रसिया के पास भारत से दूर जाने का वजह भी है, लेकिन जब यूएसएसआर था तो तभी वजह नहीं था। जैसे कि अभी क्या है कि रसिया, आप जानते हो, रसिया और अमेरिका के बीच में ज़्यादा नहीं बनती है, ठीक है। वो बहुत पुराने टाइम से ही नहीं बनती है। तो अब चूँकि हम जानते हैं कि इंडिया अमेरिका की तरफ ज़्यादा टिल्टेड है, अमेरिका के साथ हमारा कोऑपरेशन, हमारा जो है हर तरह का जो है रिलेशनशिप जो है ज़्यादा क्लोज़ हो रहा है। तो रसिया जाहिर सी बात है, चूँकि चाइना रसिया का अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छा नहीं रहते, ठीक है। और हमारा अभी क्या है, चाइना के साथ रिश्ते अच्छे नहीं रहते और अमेरिका के साथ रिश्ते हम इसलिए अच्छा रखते हैं क्योंकि चाइना के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं रहते हैं, ये रीज़न है। तो दूसरा बात यह है कि इंडिया रसिया चाइना फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग इंडेड विद एन ऑफिशियल कम्युनिक। तब इंडिया चाइना देखिए, इंडिया चाइना फॉरेन मिनिस्टर, रसिया इंडिया चाइना, ये तीनों के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी, ठीक है। और ये जो फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग थी, इसमें जो ऑफिशियल जो एक क्या होता है कि जो स्टेटमेंट होता है, इन तीनों देशों का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं जो डिस्कस किया जा सका, ठीक है। तो ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं होने के कारण तो एक तरह का आप कह सकते हो कि एक कोई कंक्लूज़न नहीं निकला, बातों पर सहमति नहीं हुई, तो एक तरह का ये एक बात हो जाता है। तो रसिया हैज़ बीन प्लेइंग ए डिप्लोमेटिक रोल ड्यूरिंग द रिसेंट बॉर्डर क्लेसेस विदाउट द टेकिंग साइड। फिर उसके बाद हमने देखा कि रसिया ने किस तरीके से चाइना और हमारे देश भारत के साथ जो क्लेसेस जो चल रहे थे, कैसे इस क्लेसेस को ठंडा किया, है कि नहीं। रसिया ने दोनों देशों को डिप्लोमेटिक रोल ज़रूर दोनों देशों के बीच निभाया और टेंशन को थोड़ा सा हल्का करने में रसिया का बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है। चूँकि रसिया भी नहीं चाहता था कि भारत और चाइना के बीच में टेंशन थोड़ा ज़्यादा बढ़े। चूँकि रसिया अभी क्या है कि एशिया में जाहिर सी बात है मिलिट्री तौर पर काफ़ी मजबूत है, लेकिन इकोनॉमिकली काफ़ी ख़राब स्थिति है रसिया की। तो रसिया कभी नहीं चाहेगा कि ऐसे दो बड़े देश जो है आपस में जिससे कि मेरा संबंध अच्छा है वो आपस में लड़े। तो रसिया ने नो डाउट रसिया ने एक अच्छा रोल निभाया है भारत और चाइना के बीच में टेंशन को कम करने के लिए। अभी हाल ही की बात कर रहे हैं तो रसिया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि भारत क्या है, रसिया से दूर होता चला जा रहा है। भारत क्या है, रसिया से दूर होता चला जा रहा है। इसका रीज़न मैंने ऊपर पहले ही बताया। द डिफेंस मिनिस्टर विजिटेड रसिया फॉर द 75 विक्ट्री डे पैरेड। तो 75वां विक्ट्री डे पैरेड, यानी कि वर्ल्ड वार 2 जीतने की खुशी में यूएसएसआर जब वर्ल्ड वार 2 जीता था, तो उस दिन के जीतने की खुशी में हर साल रसिया में क्या होता है, जीत का विक्ट्री डे पैरेड मनाया जाता है, ठीक है। तो इस बार 75वीं विक्ट्री डे पैरेड था, जिसमें कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर रसिया विज़िट करने के लिए गए और अटेंड किया एससीओ डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग, यानी कि एससीओ के जितने मेंबर है, एससीओ कंट्री के संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी डिफेंस मिनिस्टर है उसकी मीटिंग को भी अटेंड किया। यानी कि ये भी काफ़ी कह ले कि इम्पॉर्टेंट था ये अटेंड करना, ये मीटिंग। हमारे फॉरेन में डिफेंस मिनिस्टर को जाना रसिया, 75 विक्ट्री डे पैरेड को अटेंड करना और फिर एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग करना। तो ओवरऑल बैकग्राउंड में ऐसा कुछ चीज़ें चल रही थी जिसके वजह से जो है चाइना के साथ हमारे टेंशन थोड़ा सा धीरे धीरे कम हो रहा था, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि टेंशन सिर्फ पीक पर ही जा रहा था, जबकि कुछ इस तरीके से टॉक हो करके, बातचीत हो करके भी थोड़ा सा रिश्तों में थोड़ा सा जो है जो बर्फ़ जम गई थी वो थोड़ा सा पिघल भी रहा था बैकग्राउंड में।
तो फर्दरिंग इंडिया रसिया डिफेंस रिलेशनशिप एंड एक्सेलरेटिंग इंडिया डिफेंस रिलेशन प्रोक्योरमेंट वाज डिस्कस्ड, ठीक है। तो इंडिया और रसिया जो डिफेंस रिलेशनशिप है उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें प्रोक्योरमेंट जो कि करता है रसिया के साथ, पहले करता था, अभी तो बहुत कम करता है, तो इसके ऊपर भी डिस्कस हुआ, ठीक है। इंडो रसिया नेवल एक्सरसाइज, जैसे कि अभी जो इंडो रसियन नेवल एक्सरसाइज किया था, नेवल एक्सरसाइज मतलब नेवी का एक्सरसाइज होता है इंदिरा, ये एक्सरसाइज जो किया जाता है अंडमान निकोबार में किया जाता है, तो ये भी जो है हेल्ड किया गया था, ठीक है। तो इंडिया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर विजिट रसिया फॉर एससीओ मीटिंग एंड अटेंडेड ब्रिक्स मीटिंग ऑनलाइन। तो हमारे जो एक तरफ तो हमने देखा डिफेंस मिनिस्टर की जो है मीटिंग हुई एससीओ मेंबर के कंट्री के साथ, सेकेंड एससीओ मेंबर के फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी जो है एससीओ के मेंबर कंट्रीज़ के मीटिंग हुई, और जो ब्रिक्स के जो कंट्री है उसके साथ जो है ऑनलाइन मीटिंग हुई। तो ओवरऑल ये काफ़ी ये सब चीज़ें जो है बैकग्राउंड में चल रही थी। There have been convergences in India and Russia policies and different engagements Central Asia, Afghanistan and West Asia। तो और ये तीनों देशों में ख़ास तौर से सेंट्रल एशिया की बात करें तो अफ़गानिस्तान और वेसिया के पॉलिसीज़ को लेकर भी डिफेंस एग्रीमेंट, डिफेंस इंगेजमेंट किस तरीके से होंगे अफ़गानिस्तान में, वेस्ट एशिया में, ख़ास तौर से भारत का, चाइना का, रसिया का इंटरवेंशन किस तरह से होगा, तो इसके ऊपर भी ये कंसिक्वेंसेस भी जो है सामने देखा गया, रखा गया। तो इंडिया को अब क्या है कि बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं, चाइना के साथ और ख़ास तौर से रसिया के बीच जो रिश्ते हैं उसके दोनों के दरमियान में बैलेंसिंग एक्ट के रूप में भारत को अपनाना पड़ेगा। और जो यूएसए के करीब जो भारत गया है, तो यूएसए के करीब जाना भारत को जो है ऐसे बड़े रसिया और चाइना के साथ रिश्ते ख़राब हुए हैं, तो इसमें तो नो डाउट। तो अब भारत को यूएसए के साथ काफ़ी बेहतरीन तरीके से डील करना पड़ेगा, ताकि रसिया के साथ भी एक तरह का रिश्ता उतना ज़्यादा ख़राब ना रहे कि अगर सिचुएशन अगर ज़्यादा टेंशन हो जाए तो रसिया भी हमारा साथ छोड़ दे, ऐसा ना होना चाहिए। इतना भी क्लोज जो है अभी इंडिया को यूएसए के करीब नहीं जानी चाहिए, क्योंकि चाइना के साथ तो कंसर्न है ही, लेकिन रसिया के साथ हमको अच्छा रिलेशनशिप बना कर रखना ये चाइना के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है और हमारे रीजन के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम एशिया रीजन में आते हैं। तो हमारा जो है काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप भी है, जैसे कि क्वाड ग्रुप भी बात कर लें, इंडिया इंक्लूडेड रसिया इन इंडो पैसिफिक प्लान एंड इंडियाज रिफ्यूजल टू होस्ट क्वाड फॉरेन मिनिस्टर डायलॉग इज इन विद दिस, ठीक है। तो क्वाड ग्रुप है, इस ग्रुप में भी 4 देश शामिल है, ठीक है। रसिया भी शायद शामिल है इस ग्रुप में, शायद रसिया नहीं शामिल है, यूएसए शामिल है। तो इस ग्रुप को भी जापान से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया क्वाड ग्रुप में शायद ये 4 देश शामिल है। तो रसिया को जो है देखना चाहिए बात को, चूँकि हमारे रीजन के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये आर्टिकल्स था, ये कल वाला ही था, ठीक है। आज वाला भी थोड़े दिन कर देते हैं, तो ये था आर्टिकल्स, ठीक है। थैंक यू।